हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टोरी है आईएफआरएस के बारे में। सो आईएफआरएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईएफआरएस क्या है एंड इसके इम्पोर्टेंस क्या है और ये ग्लोबल मार्केट को इतना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि देश के बैंकिंग सिस्टम को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट को एसईबीआई से भी चलाती है। सो वैसे ही आईएफआरएस के स्टैंडर्ड्स आईएएसबी सेट करता है। सो आईएएसबी इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि आईएफआरएस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर एक देश के पास अपना अकाउंटिंग सिस्टम है। एक टाइम ऐसा था जब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम हुआ करते थे, बट आज के डेट में हम देखें 10 से 20 साल पहले हमारे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि हमें एक ग्लोबल अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए जो कि हर एक कंट्री, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट को रिपोर्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। So that is IFRS all about. So IFRS provides the international platform for reporting the financials of the different organization of different geographical locations. आजकल हर एक कंट्रीज़ फॉरेन कंट्री में अपने बिजनेस, अपने ब्रांचेस ओपन कर रही है। तो वो कंपनी चाहेगी कि उनके सारे के सारे जो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट्स वगैरह है वो एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ताकि उनके बुक्स की कंपैरेटिबिलिटी हो सके और जाना जा सके कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन बेटर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की भी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट और बिज़नेस को उस हिसाब से बढ़ाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। टू अडॉप्ट आईएफआरएस, उसमें बहुत सारा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के किसी स्टेट में ऑपरेट कर रही है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम पूरा का पूरा चेंज करना एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अकाउंटेंट्स वगैरह जो हायर करती है एक कंपनी, उनको आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आज तक अपने जो भी करंट स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही थी अकाउंटिंग सिस्टम, उसको कम्प्लीटली हटा के एक नया अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, इट कुड बी ए बिग चैलेंज। सो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है फॉर श्योर, एंड देयर इज़ मोर बिग चैलेंज कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड आईएफआरएस अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करने के लिए मनाना एंड उन पे लागू करना, इट्स ए अनदर बिग चैलेंज। आईएएसबी के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन, तो आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सो नाउ अभी हम देखेंगे द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईएफआरएस स्टैंडर्ड। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स का, वो है रेलिवेंस। सो रेलिवेंस का मतलब होता है कि कुछ भी जो भी बुक्स में आप मेंशन करते हो, वो कंपैरेटिबिलिटी होना चाहिए उस चीज़ का, कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम उसको दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर कर सकें। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी भी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि आईएफआरएस फॉलो करती है उसके साथ कंपेयर कर सकें। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सो जो भी आप बुक्स में मेंशन करते हो, आप अपने असेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटीज़ दिखाते हो, वो सब सही होने चाहिए। सो दैट शुड बी द करंट सिनेरियो इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक्स में कुछ और है और आपका एक्चुअल नेटवर्थ कुछ अलग है। And the another thing is the completeness. The books should show the complete financial strength of a company, and it should cover all the aspects of a company's assets, liabilities, and everything.
It should not basically hide anything from the auditors in the financial statement that company possessed. अगर देखा जाए आईएफआरएस की हिस्ट्री के बारे में तो यूरोपियन यूनियन ने आईएफआरएस को 2005 में एक्सेप्ट कर लिया था ऑल ओवर द यूरोप फॉर द इंटरनेशनल एंड एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और उन्होंने उसका it was effective from 2005. When it comes to USA, United States of America, so अमेरिका ने सितंबर 2002 में IFRS को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था एंड दे वर लाइक ट्राइंग टू मर्ज IFRS एंड US गैप. सो दोनों को एक साथ मर्ज करके उनके डिफरेंसेस को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया गया था. सो ऑस्ट्रेलिया ने आईएफआरएस को 2005 में अडॉप्ट किया एंड कनाडा ने 2011 एंड जर्मनी ने 2002 में आईएफआरएस को एक्सेप्ट किया अपनी अकाउंटिंग बुक्स में. सो ये है बेसिक कहानी आईएफआरएस के बारे में. सो ये है कैसे आईएफआरएस का स्टार्ट हुआ एंड कैसे वो ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से पकड़ जमा रहा है. एंड आजकल हम देखें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन आईएफआरएस को फॉलो कर रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए फाइनेंशियल्स की. सो IFRS इज़ गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर. सो स्टूडेंट्स जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं करेंटली, जो भी 10th के बाद बहुत कंफ्यूज्ड है कि उनको कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि वो कॉमर्स ले सकते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एंड वो आज से ही IFRS की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें. सो मैं अगले चैप्टर में कवर करूँगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा. सो या थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो. Any pronunciation mistakes or something, please forgive. I'll try to make more clear and more effective videos next time. Thank you guys. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक रियल स्टोरी है. ये स्टोरी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा